कल्पना कीजिए कि भारत की स्वतंत्रता की संध्या है। आप सोए हुए हैं, लेकिन तभी आप अचानक से देखते हैं कि भारत के नक्शे से असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा कहीं गायब हैं। यह एक बुरा सपना है। ऐसा सोच पाना भी कितना कठिन है ना? लेकिन फिर मैं आपसे आज यह सब क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि आज 14 अगस्त है, वही दिन जब भारत के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया गया था। अब यह है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि भारत विभाजन विभीषिका दिवस भी है। स्वतंत्रता के बाद से ही इस विषय पर जो कुछ भी हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, उसका निष्कर्ष केवल इतना ही है कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डाली और भारत का बंटवारा हो गया। लेकिन इस कहानी का सच केवल अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से कहीं अधिक है, और उसी सच का एक अनकहा पहलू है बंगाल का दूसरा विभाजन। वह विभाजन जिसने भारत के कई और छोटे छोटे टुकड़े होने से बचा लिए। वह विभाजन जिसने बंगाली हिंदुओं को उस टारगेटेड वायलेंस से बचा लिया जिसका सामना आज बांग्लादेश में रह गए हिंदू कर रहे हैं। वह विभाजन जिसने आपके उस बुरे सपने को सच होने से बचा लिया, जिसमें आप भारत के मानचित्र पर उन सुंदर 7 सिस्टर्स को कभी देख ही नहीं पाते। आज मैं आपसे बंगाल के विभाजन के कब, क्या, कहां, कौन और कैसे की बात करूंगा। यह कहानी उन नेताओं की है जो नायक बनकर उभरे, जिन्होंने न केवल बंगाल के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित भूमि सुनिश्चित की थी, बल्कि अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर उन्होंने भारत की संप्रभुता की भी रक्षा की थी। इन नायकों में रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, राधा कुमुद मुखर्जी, बाबू शशांक शेखर सान्याल, नलिन रंजन सरकार है। इनमें वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं। इस कहानी में गांधी और सरदार पटेल का विरोध करती और हिंदू महासभा के साथ चलती बंगाल की कांग्रेस है। इस कहानी में बोस बंधुओं और राष्ट्रीय कांग्रेस की टक्कर है। इस कहानी में श्यामा हक मिनिस्ट्री की रस्साकसी है। यह कहानी जितनी रोचक सुनाई देती है, उतनी ही उलझी हुई भी है। उलझी हुई तो है, लेकिन समझी जा सकती है, समझनी भी चाहिए, क्योंकि यह जितनी बंगाल की कहानी है, उतनी ही भारत की भी है। कहानी 1905 से शुरू होती है, जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा कर दी। मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल के कुछ जिले और असम को जोड़कर ईस्ट बंगाल बनाया गया, और बिहार और उड़ीसा में बंगाल के पश्चिमी जिलों को मिलाकर बंगाली हिंदुओं के लिए बनाया गया वेस्ट बंगाल। मंशा तो फूट डालो और राज करो की ही थी, लेकिन बहाना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। लेकिन इस विभाजन के विरोध ने राष्ट्रवादी आंदोलनों की एक आंधी सी उठा दी। ब्रिटिश राज को 6 वर्षों में ही यह विभाजन रद्द करना पड़ा। वैसे विरोध केवल हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने तो समर्थन किया। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से यह सुनिश्चित किया था कि वेस्ट बंगाल में बंगाली हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएं, जिससे राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर किया जा सके। अगर इस विषय पर मेन स्ट्रीम लिटरेचर की बात करें तो विरोध केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को बांटकर नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाना चाहते थे। लेकिन एक सच यह भी था कि बंगाल के नेशनलिस्ट लीडर्स, जो अधिकतर हिंदू एलिट्स थे, वो ना तो बंगाल का बंटवारा होते देखना चाहते थे और ना ही उसके एक बड़े भाग पर मुसलमानों का कंट्रोल या डोमिनेंस एस्टैब्लिश होते हुए। लेकिन उस समय की नेशनलिस्टिक वेव में ये हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस बहुत अधिक सामने नहीं आए थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और ब्रिटिश राज और बंगाली रिवॉल्यूशनरीज के बीच लड़ाइयां चलती रही। बंगाल भारत में सशस्त्र क्रांति का गढ़ बनकर उभरा, जहां एक ओर बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, वहीं दूसरी ओर गांधी अपने अहिंसा और सत्याग्रह की सोच को आगे बढ़ा रहे थे। बंगाल कांग्रेस के अधिकतर नेताओं को गांधी की इन नीतियों में बहुत अधिक विश्वास नहीं था। धीरे धीरे राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस की सोच में बहुत अधिक अंतर बढ़ने लगा। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता के नेतृत्व में अलग अलग गुटों में बंट गई। जहां गांधी से प्रभावित एक छोटा सा वर्ग सेन गुप्ता के साथ था, तो बाकी सब बोस के पक्ष में थे। इसी उठापटक के बीच
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा कर दी। इन अवार्ड्स में अंग्रेजों ने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में 71 सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स रिजर्व कर दी। B.R. अम्बेडकर का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से डिप्रेस्ड क्लासेस को मिलने वाला रिप्रेजेंटेशन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन गांधी का कहना था कि इससे हिंदू समाज पूरी तरह से बंट जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। अम्बेडकर ने गांधी का भरपूर विरोध किया, लेकिन गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। ना चाहते हुए भी अम्बेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस पैक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ही 147 सीट्स रिजर्व कर दी गई। यह कम्युनल अवार्ड्स की 71 सीट्स के डबल से भी कहीं अधिक थी। लेकिन बंगाल के हिंदू नेता ना तो पूना पैक्ट से खुश थे और ना ही कम्युनल अवार्ड से। उनका कहना था कि बंगाल की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियलिटीज देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग हैं। उनका कहना था कि बंगाल में ना तो अन्य क्षेत्रों जैसा रिजिड कास्ट सिस्टम है, ना ही बहुत अधिक कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए कम्युनल अवार्ड्स में भी शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड की गई सीटों की व्यवस्था बंगाल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं बैठती है। कम्युनल अवार्ड्स और पूना पैक्ट का विरोध करने के लिए टुकड़ों में बटी बंगाल कांग्रेस तुरंत साथ आ गई। उनके अनुसार कम्युनल अवार्ड्स बंगाल में हिंदुओं के अधिकारों को कम करके मुसलमानों को प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियां दे देगा, जिससे बंगाली हिंदुओं के अधिकारों का हनन होगा। जहां एक और नेशनल लेवल पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कम्युनल अवार्ड्स पर एक इक्विवोकल स्टांस लिया हुआ था, वहीं बंगाल के सभी हिंदू नेता इसे बंगाली हिंदुओं के साथ एक षड्यंत्र की तरह देख रहे थे। वहां कम्युनल अवार्ड्स ने जिस प्रपोर्शन में हिंदू मुस्लिम सीट्स का बंटवारा किया था, उससे बंगाली हिंदुओं के डोमिनेंस को एक राइजिंग मुस्लिम क्लास से स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलने वाला था। डिप्रेस्ड क्लासेस को इंक्लूड करके हिंदुओं को केवल 80 सीटें दी गईं, जिसमें से 10 डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व थी। लेकिन ये 80 सीटें टोटल सीट्स का 32% थी। वहीं 1931 की जनगणना में बंगाली हिंदुओं की पॉपुलेशन 2 करोड़ 22 लाख थी, जो बंगाल की पॉपुलेशन का 44% थी। यानी कि 44% पॉपुलेशन के लिए केवल 32% सीट्स। वहीं उस समय बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या कुछ 2 करोड़ 78 लाख के आसपास थी, यानी लगभग 54%। लेकिन कम्युनल अवार्ड्स में उन्हें 119 सीटें दी गईं, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की टोटल सीट्स का 48%। इसका सीधा परिणाम यह था कि बंगाल विधानसभा में हिंदू अब एक माइनॉरिटी बन जाते, क्योंकि मुसलमानों के पास उनसे कहीं अधिक सीटें थी, जिनका उपयोग वो हिंदुओं को सरकार और प्रशासन से बाहर रखने के लिए करते। बंगाल के गवर्नर जॉन एंडरसन और फिर लॉर्ड जेटलैंड दोनों ने ब्रिटिश वाइसरॉय को कहा था कि आप इस प्रकार से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करके बंगाल की सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगे, जिसका हमें भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली ने उनकी इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि अंग्रेज अब खिलाफत आंदोलन के बाद से मुसलमानों को शांत करने के लिए उन्हें अधिक महत्व देना चाहते थे। अब तक बोस और सेनगुप्ता फैक्शन में बटी हुई बंगाल कांग्रेस ने एक सुर में कम्युनल अवार्ड्स में हिंदुओं की अनदेखी का कड़े शब्दों में विरोध किया। अब बंगाल कांग्रेस के नेता न केवल अपने आपसी मतभेदों को भूलकर एक मंच पर साथ आए, बल्कि उन्होंने हिंदू सभा के नेताओं के साथ मिलकर भी इन अवार्ड्स का भारी विरोध किया। बंगाल के एंटी कम्युनल अवार्ड मूवमेंट के पदाधिकारियों में जहां एक और बंगाल कांग्रेस के नलिन अक्षय सान्याल और तुलसी चरण गोस्वामी जैसे प्रमुख नेता थे, तो वहीं हिंदू सभा से डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी और बीसी चैटर्जी जैसे प्रखर हिंदू हितैषी भी थे। कम्युनल अवार्ड्स के विरोध में बंगाली हिंदू नेताओं ने बंगाल के गवर्नर लॉर्ड जेटलैंड को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मेमोरियल लिखा। उसका एक आर्ग्यूमेंट मैं आपके लिए कोट करता हूँ। द हिंदूज ऑफ बंगाल, though numerically a minority, are overwhelmingly superior culturally, constituting as much as 64% of the literate population. ऐसे ही एक और मेमोरियल में लिखा गया, and I quote, "The achievements of the Hindu Bengalis stand foremost in the whole of India in the field of art, literature and science, whereas the Muslim community in Bengal has not so far produced a single name of all India fame in these fields." इन मेमोरियल्स पर हस्ताक्षर करने वाली कई बड़ी हिंदू हस्तियों में एक प्रमुख नाम रविंद्रनाथ टैगोर का भी था। इन सभी तर्कों का सीधा अर्थ यह था कि बंगाली हिंदू नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि चाहे बंगाली हिंदू जनसंख्या में मुसलमानों से कम हैं, लेकिन उनकी कल्चरल सुपीरियरिटी मुसलमानों की न्यूमेरिकल मेजॉरिटी से हर प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण है।
और इसीलिए बंगाल की सत्ता पर मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदुओं का अधिकार है। लेकिन तब बंगाल कांग्रेस और सभी बंगाली हिंदू नेता इतने सीधे शब्दों में हिंदुओं का पक्ष ले रहे थे, तभी गांधी और नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस उनके कम्युनल अवार्ड्स के विरोध पर बार बार डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रही थी। शुरुआत में फजलुल हक जैसे कुछ मुसलमान नेता बंगाल कांग्रेस के कम्युनल अवार्ड्स के इस प्रखर विरोध को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह समझ आया कि इससे मिलने वाली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से वो धीरे धीरे हिंदुओं को उखाड़कर मुसलमानों को स्थापित कर सकते हैं, उन्होंने डट कर कम्युनल अवार्ड्स का पक्ष लेना शुरू कर दिया। जहां एक और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के विरोध को दबाकर मुसलमानों के सामने एक सेक्युलर अपील करने का हर संभव प्रयास कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग, कांग्रेस के मुसलमान नेता और उनके मौलाना मौलवी हर तरह से कम्युनल अवार्ड्स का समर्थन कर रहे थे। फजलुल हक, सोहरावर्दी, अब्दुल कासिम, अजीजुल हक, तमीजुद्दीन खान, मुशर्रफ हुसैन, सभी बड़े मुसलमान नेता अब मुखरता से कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहकर कम्युनल अवार्ड्स का समर्थन करने में लगे हुए थे। लेकिन अगले कुछ वर्षों में गांधी के प्रभाव, राष्ट्रीय कांग्रेस की सेक्युलर छवि बनाने की कोशिश और बोस बंधुओं के लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशंस के कारण मुसलमानों और कम्युनिस्टों को साथ लेकर चलने वाली नीति से बंगाल कांग्रेस में एक बार फिर से कई फैक्शंस उभर आए। सुभाष चंद्र बोस ने मुसलमानों का समर्थन जीतने के लिए कई जतन किए और उनमें एक समय ऐसा भी आया जब मुस्लिम लीग के समर्थक मुसलमानों ने सुभाष चंद्र बोस की रैली पर पत्थरों से हमला किया था। बोस के इन प्रयासों से बंगाली कांग्रेस के कई नेता और लगभग अधिकांश हिंदू भद्रलोक खुश नहीं था। इसी फैक्शनलिज्म के चलते 1937 से 1945 के बीच बंगाल में 4 अलग अलग मिनिस्ट्री बनी। अप्रैल 1937 से दिसंबर 1941 तक कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की फजलुल हक मिनिस्ट्री, फिर दिसंबर 1941 से मार्च 1943 तक कृषक समाज पार्टी और हिंदू महासभा की शामा हक मिनिस्ट्री, अप्रैल 1943 से मार्च 1945 तक नजीमुद्दीन मिनिस्ट्री और फिर अप्रैल 1946 से अगस्त 1947 तक सोहरावर्दी मिनिस्ट्री। बंगाली हिंदू भद्रलोक का मुस्लिम वर्चस्व वाला डर अब सच होने लगा था, कभी किसानों के अधिकारों के नाम पर तो कभी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के नाम पर। फजलुल हक और मुस्लिम लीग की सरकार ने हिंदू विरोधी नीतियां लागू करनी शुरू कर दी, जैसे सितंबर 1937 में टेनेंसी अमेंडमेंट बिल और हिंदू जमींदारी हाटों पर नियंत्रण का प्रयास, 1938 में मुसलमानों के लिए पुलिस में 50% रिक्रूटमेंट रिजर्व कर देना और सभी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स का 60% मुसलमानों के लिए रिजर्व करना, फिर 1939 का कैलकाटा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट और मिनिस्ट्री की सार्वजनिक आलोचना करने वालों को सरकारी नौकरियों में ना लेने का आदेश और 1940 का बंगाल मनी लेंडर एक्ट। फजलुल हक और लीग की यह मिनिस्ट्री हिंदुओं को हर प्रकार से कमजोर करके उनकी जगह पर मुसलमानों को शासन और प्रशासन में स्थापित करती जा रही थी। हिंदुओं के वर्चस्व को तोड़ने के लिए उनका प्रमुख कदम था मार्च 1941 का सेकेंडरी एजुकेशन बिल। इस बिल से हक मिनिस्ट्री बंगाल में हायर एजुकेशन का कंट्रोल कैलकाटा यूनिवर्सिटी से छीनकर एक मुस्लिम डोमिनेंट बोर्ड को देना चाहती थी। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं पर बंगाली हिंदुओं का कंट्रोल ही बंगाल में हिंदुओं की उस इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सुपीरियरिटी का बेसिस था, जिसके बल पर वो बंगाल की सत्ता पर अपना एक विशेष अधिकार मानते थे। फजलुल हक की मिनिस्ट्री पर मुस्लिम लीग का कंट्रोल हो जाने के अलावा और भी कई ऐसे डेवलपमेंट्स थे जो हिंदुओं के विरुद्ध जा रहे थे, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर गांधी और अंबेडकर की बहस ने हिंदू समाज में फूट को बहुत उजागर कर दिया था। बंगाल में भी पूना पैक्ट को बंगाली भद्रलोक के सभी हिंदुओं का प्रतिनिधि होने के दावे के लिए चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में बंगाल कांग्रेस 20% शेड्यूल्ड कास्ट सीट्स भी नहीं जीत पाई। इसका एक प्रभाव यह पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस और उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस भद्रलोक के बियॉन्ड ले जाने के लिए मास कॉन्टेक्ट की नीति भी अपनाई, लेकिन इससे उन्हें कुछ बहुत अधिक फायदा नहीं मिला। दूसरी ओर अंग्रेज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। उनके इस प्रयास में अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का नरेटिव भी अंग्रेजों के ही काम आ रहा था। ऐसे में एमसी राजा जैसे दलित नेताओं के प्रयास और फिर गांधी के सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रखर विरोध हिंदू समाज को बिखरने से बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
फिर बंगाल में हिंदू समाज को साथ रखने का दूसरा रास्ता हिंदू सभा और महासभा जैसे संगठनों ने खोजा। 1930 से ही बंगाल में हिंदू महासभा ने जातियों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1931 में कई सभाएं आयोजित करके उन्होंने संथाल, गारो, खासी, मुंडा, उरांव, लुशाई आदि सभी जनजातीय समाज को यह समझाया कि वो 1931 की जनगणना में अपनी जाति क्षत्रिय और अपना धर्म हिंदू लिखवाएं। इससे 1921 की जनगणना में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं की संख्या को कम करने और उन्हें बांटने के लिए जनजातियों को हिंदू न मानकर एनिमिस्ट रजिस्टर करने वाली नीति को भी विफल किया जा सकता था। हिंदू महासभा का पूरा जोर सभी जातियों में एकता लाने पर था। वीर सावरकर ने मार्च 1939 में बंगाल में हिंदू महासभा को एक बार आधिकारिक रूप से फिर से लॉन्च किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने 5 संथाल जनजाति के युवकों के सर पर अपना हाथ रखकर उन्हें भरी सभा में हिंदू घोषित किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टिपेरा के चंदपुर में साहा समाज से बात करके उनका गौरी निताई मंदिर भी सभी जातियों के लिए खुलवा दिया। इसके अलावा हिंदू महासभा ने संताल, राजवंशी और तुरी समाज के लोगों को मुसलमानों के लिए काम करने से मना कर दिया। महासभा के आग्रह पर बंगाल में कई जातिगत संगठन बने जिन्होंने हिंदू समाज को साथ जोड़ने का काम किया। महासभा के इसी प्रयास को काफी सफलता मिली और नई जनगणना में बंगाल से ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं जहां पहले एनिमिस्ट रजिस्टर की गई जनजातियों ने स्वयं को केवल हिंदू लिखवाया। लेकिन इसी बीच 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करने पर विवश कर दिया। बाद में दोनों बोस बंधुओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया और धीरे धीरे उनसे जुड़े सभी लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। एक बार फिर नेशनल कांग्रेस और बंगाल कांग्रेस के मतभेद सबके सामने आ गए। जहां एक ओर बंगाल कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी तो वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा को अब हिंदुओं का भारी समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस पर अपना सेक्युलरवाद छोड़कर बंगाली हिंदू हितों को स्पष्ट रूप से उठाने का दबाव बन रहा था। उदाहरण के लिए 1941 में जब ढाका में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो उसमें रिलीफ वर्क के लिए कांग्रेस ने भी एक फंड बनाया और हिंदू महासभा ने भी। लेकिन अधिकतर बंगाली हिंदुओं ने और यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस को डोनेशंस देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें संशय था कि कांग्रेस इन पैसों को भी उन मुसलमानों को दे देगी जिन्होंने उन पर हमला किया है। उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निश्चित किया कि यह पैसे केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही उपयोग किए जाएंगे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अब बंगाल कांग्रेस और हिंदू महासभा ढाका राइट्स इंक्वायरी कमेटी के सामने हिंदुओं के लिए साथ साथ काम करेंगे। फिर 1942 में गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते अंग्रेजों ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके सभी नेताओं को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। इससे बचने के लिए बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू महासभा की सदस्यता लेकर हिंदू और राष्ट्र हित के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1940 के दशक में बंगाल कांग्रेस और हिंदू महासभा में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं बचा था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद से भारत के मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की मांग और भी प्रबल होती जा रही थी। अधिकांश कांग्रेस नेता जेल में थे। ऐसे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा ने देश को नेतृत्व दिया और मुस्लिम लीग और अंग्रेजों का लगातार विरोध किया। इसी समय बंगाल पर एक विपदा और टूटी। 1942-43 में कुछ प्राकृतिक कारणों और अंग्रेजों की गलत नीतियों के चलते बंगाल में अकाल पड़ गया। एक ओर द्वितीय विश्व युद्ध और दूसरी ओर जापान का बर्मा तक पहुंच जाना। पहले अंग्रेजों की इन्फ्लेशन पॉलिसी और फिर जापानीज एडवांस के चलते अंग्रेजों की स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ने बंगाल में अनाज के दाम को 50 गुना से भी अधिक कर दिया। चर्चिल की वॉर कैबिनेट ने भी बंगाल को किसी भी प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया। जब बंगाल में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने सैकड़ों हिंदू रिलीफ सोसाइटीज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके बंगाल के हिंदुओं की जान बचाई। मुखर्जी तब श्यामा हक मिनिस्ट्री में थे तो वो असेंबली में भी अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की नीतियों का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने फजलुल हक को मुस्लिम लीग के प्रभाव से बचाकर उनकी हिंदू विरोधी नीतियों को वहीं रोक दिया था। लेकिन फिर जैसे जैसे बंगाल कांग्रेस के नेता जेल से बाहर आए और इलेक्शन पास आते गए, उन्होंने अपनी गलतियों से सीख कर हिंदू महासभा के साथ हिंदू एकता और हिंदू हितों की बात करनी शुरू कर दी। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अपनी पार्टी को बढ़ाने से अधिक मुस्लिम लीग
और ब्रिटिश राज के विरुद्ध हिंदुओं के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। 1945-46 के चुनावों में कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन इस बार बंगाल कांग्रेस ने केवल 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया। आज की भाषा में कहें तो बंगाल कांग्रेस ने हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने बाबू शशांक शेखर सान्याल जैसे प्रखर हिंदूवादी नेताओं को टिकट दिया। हिंदू महासभा केवल उन 26 सीटों पर चुनाव लड़ी जहां उन्हें कांग्रेस का हिंदू कैंडिडेट कुछ कमजोर दिखाई दिया, और अधिकतर हिंदू महासभा के नेताओं ने कांग्रेस को ही जिताने में अपना योगदान दिया। महासभा के लिए केवल कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सीट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर से चुने गए। कांग्रेस को जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 77% वोट शेयर मिला, तो वहीं हिंदू महासभा को केवल 2.7%। हिंदू महासभा सीटें तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने बंगाल कांग्रेस को एक बार फिर से हिंदू हितों को मुखरता से उठाने के लिए विवश कर दिया था। दूसरी ओर जिन्ना पाकिस्तान की मांग को बहुत बड़ा बना चुका था। कांग्रेस के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए और सत्ता प्राप्ति की लालसा में नेहरू की कांग्रेस ने बिना किसी कठोर विरोध के चुपचाप हामी भी भर दी। अब क्योंकि भारत का विभाजन निश्चित था, तो बात बंगाल पर आ पहुंची। बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, तो मुस्लिम लीग और बंगाल के मुसलमान पूरा बंगाल लेकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन बंगाली हिंदू नेता अब बंगाल का विभाजन कर हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल को बचाना चाहते थे। इसी के चलते 16 अगस्त 1946 को पहले जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे और फिर अक्टूबर-नवंबर में 80% मुस्लिम जनसंख्या वाले नोआखली में मुसलमानों द्वारा हजारों बंगाली हिंदुओं का नरसंहार किया गया। The fury spread, burning its way into Noakhali and Tripura. बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार ने पुलिस और आर्मी को रोककर माइनॉरिटी हिंदूज को असहाय कर दिया। हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, उनकी माँ, बहन, बेटियों से बलात्कार किया गया, उनके घर, धन, संपत्ति या तो लूट लिए गए या उन्हें जलाकर और तोड़कर नष्ट कर दिया गया। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने के लिए उन्हें गौमांस खिलाया गया। The stink of death still hung over the place. जहां जहां संभव था, हिंदू महासभा और बंगाल कांग्रेस के हिंदू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को इकट्ठा करके उस हिंसा का जवाब देना शुरू कर दिया। जब सोहरावर्दी ने हिंदुओं का ये पलटवार देखा, तो उसने पुलिस को लगाकर इसे दबाने की कोशिश की। गांधी अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात कर रहे थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संस्थाएं उन बंगाली हिंदुओं के पुनर्स्थापन के काम में जुटे हुए थे। ऐसे में एक बड़ी समस्या यह भी थी कि जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए लोगों को हिंदू धर्म में वापस कैसे लिया जाए। इसके लिए हिंदू महासभा ने प्रख्यात हिंदू धर्माचार्यों को एकत्र करके उनसे कई संदेश जारी करवाए, जिससे वे सभी सनातन हिंदू धर्म में वापसी कर सकें। सोहरावर्दी की मुस्लिम लीग सरकार ने कुछ ही दिनों में बंगाल के हिंदुओं को मुस्लिम राज के आतंक से सीधा परिचय करा दिया था। यह सब देखकर बंगाल कांग्रेस और हिंदू महासभा के नेताओं ने साथ आकर हिंदुओं के पक्ष में बंगाल के विभाजन की मांग को बहुत मुखरता से उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर बंगाल की संस्कृति को बचाना है तो बंगाली हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित घर सुनिश्चित करना होगा। इन हिंदू नेताओं ने पूरे बंगाल में विभाजन के लिए मिलकर समर्थन जुटाया। पेटिशंस, सिग्नेचर कैंपेन्स, ओपिनियन पोल्स ऑर्गेनाइज किए गए। कई पैम्फलेट्स भी छापे गए, जिसमें ये कहा गया कि अब हमारा संघर्ष अंग्रेजों से पहले इन मुसलमान तानाशाहों के विरुद्ध है। हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स में अकेले वर्धमान, मिदनापुर, कलकत्ता और 24 परगना से ही 60% से अधिक पेटिशंस आई थी। केवल इतना ही नहीं, लगभग प्रत्येक वर्ग ने, फिर चाहे वो जमींदारी हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो या किसान हो, इसका समर्थन किया। इसके अतिरिक्त हिंदू महासभा और बंगाल कांग्रेस ने बड़ी ही इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए बंगाल के अलग अलग हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स में पार्टीशन के लिए सपोर्ट मोबिलाइज किया। यहाँ तक कि हिंदू महासभा ने तो पूर्वी बंगाल के बकरगंज, फरीदपुर और बारिसाल जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्रों के हिंदू डोमिनेंट रीजन्स को पश्चिम बंगाल में मिलाने के लिए भी समर्थन जुटाया था। अब हिंदुओं के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली के हिंदू नरसंहार को भुला पाना संभव नहीं था। बंगाल के सभी हिंदू किसी भी राजनीतिक विषय पर इतने एकजुट नहीं हुए थे जितने
वो आज विभाजन के लिए थे। मार्च 1947 तक राष्ट्रीय कांग्रेस भी बंगाल विभाजन के समर्थन में आ गई थी, लेकिन गांधी ने एक बार फिर शरद चंद्र बोस के यूनाइटेड बट सॉवरेन बंगाल के प्लान को अपना समर्थन दिया था। लेकिन इस निर्णय के लिए ना तो गांधी को ही राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिला और न ही शरद बोस को बंगाल कांग्रेस का। यहाँ तक कि नेहरू और सरदार पटेल भी यूनाइटेड बंगाल को एक अलग स्वतंत्र देश बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। बंगाल कांग्रेस ने विभाजन को चुन लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा ने भी उसका पूरा साथ दिया। बंगाल के अधिकतर बंगाली हिंदू विभाजन के पक्ष में थे। कोई भी अब मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहता था। अंततः 20 जून 1947 को बंगाल असेंबली ने बंगाल के विभाजन और उसके भारतीय संघ में जुड़ने के पक्ष में वोट देकर बंगाल को बचा लिया। बंगाल के मानचित्र पर रेड क्लिफ लाइन खींची गई, जिससे एक ओर पश्चिम बंगाल बना तो दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। जिस विभाजन के लिए बंगाली हिंदुओं ने स्वयं इतना संघर्ष किया, आज उसके विषय में ना के बराबर बात होती है। स्वतंत्रता के 77 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन इस इतिहास के विषय में हमें कभी बताया ही नहीं गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें हिंदुओं की विजय दिखती है, इसमें मुसलमानों का जिहादी उन्माद भी दिखता है, इसमें आज के समय बंगाल की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी से क्या हो सकता है वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शायद बंगाल कांग्रेस की इस जीत का श्रेय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि इससे उनके सेक्युलरिज्म और तुष्टीकरण की राजनीति को क्षति पहुंच सकती है। या हो सकता है कांग्रेस ने हमें यह इतिहास इसलिए नहीं पढ़ने दिया कि कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल सुनिश्चित करने का श्रेय न मिल जाए, जिसका भाजपा आज राजनीतिक लाभ उठा ले। कारण जो भी हो, इस इतिहास को जानबूझकर दबाया गया, यह एकदम सच बात है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। एक अच्छी बात यह है कि बंगाल विभाजन ने उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत भूमि से अलग नहीं होने दिया, क्योंकि अगर यह विभाजन ना होता तो अब तक ये सातों राज्य भी इस्लामिक जिहाद की बलि चढ़ गए होते और भारत कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छी बात यह भी है कि इस विभाजन ने लाखों करोड़ों बंगाली हिंदुओं की वो दुर्गति होने से बचा ली जो आज बंगाल के हिंदुओं की हो रही है। मुझे आशा है बंगाल की इस कहानी को सुनकर विभाजन की विभीषिका के साथ साथ हम इस विजय को भी फिर इतिहास की चर्चाओं की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन के इस दबे हुए इतिहास में वो सीख है जो संभवतः भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधार सकती है। विचार कीजिए। धन्यवाद।